अमिताभ सिन्हा जी, बार बार जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियां ये सवाल कर रही हैं कि क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे? पुलिस ने उस तरह की कार्रवाई आधी रात को उनके साथ क्यों की? फूट फूट कर उनको रोना पड़ रहा है। अमिताभ सिन्हा जी। चित्रा जी धन्यवाद। चित्रा जी, ये विषय जो है इसके दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। सबसे पहला जो पक्ष है वो ये है कि इसमें यदि किसी के साथ किसी तरीके का अव्यवहार हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, या जैसे अभी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, यौनाचार हुआ है, तो वो एक अलग कानूनी प्रक्रिया से उसका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए। आपने मेरा परिचय यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते कराया, मैं उसी नाते इसका जवाब दूंगा। ठीक है। और दूसरा इसका पहलू है, वो पहलू ये है कि इसमें आपके चार्जेस कुछ और हैं और आप उसकी रेमेडी कुछ और चाहते हैं। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अभी मैंने इसको बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण को कुछ दिनों से, तो मैंने देखा कि शुरुआत में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी फरवरी में, तब उसमें जो इनके प्लाकार्ड्स थे, जो इन्होंने तख्तियां ले रखी थी, उसमें लिखा हुआ था तानाशाही नहीं चलेगी। और धीरे धीरे वो तानाशाही जो है वो फिर यौन व्यभिचार में बदला है। तो इसमें पुलिस के पास एक जिम्मेवारी बनती है कि इसकी बहुत बारीक वो करे, पड़ताल करे, और उसके बाद यदि कोई भी चार्ज प्रूव होता है। एक मिनट चित्रा जी, बहुत सेंसिटिव, चित्रा जी बहुत सेंसिटिव बात कर रही हूँ। अमिताभ सिन्हा जी, चित्रा जी, देश के लिए मेडल जीतने वाली बच्चियों से क्या ये व्यवहार किया जाएगा? मेरा ये सीधा सा सवाल है। इधर उधर नहीं जाते हैं ना सर, इधर उधर नहीं जाते हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इतने व्यथित मत होइए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, देश के लिए अलग अलग मंचों पर मेडल हासिल करने वाली लड़कियों की आंखों से अगर आंसू बहेंगे तो क्या पलटकर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है? पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा आरोपी को? बिल्कुल, मुझे मौका दीजिए ना, मुझे मौका दीजिए। मैं उसको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आपने बीच में दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया। देखिए, मैं इसकी पूरे प्रक्रिया के बारे में, मोडस ऑपरेंडाई की चर्चा कर रहा था। अब देखिए, हर चीज का एक नियम है। जंतर मंतर जो जगह है वो धरने के लिए आवंटित है। अब वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट जब इसमें अपनी कार्रवाई करवा रही है, और उसमें जो भी इन लोगों की चार्जेस हैं, उन चार्जेस को इन्होंने खुद कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ठीक है, वो सॉलिसिटर जनरल को मिलेगा, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच अधिकारी को वो एफिडेविट्स मिलेंगे, दिए जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में वहां जो वो धरना स्थल है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उसमें आप बिस्तर लेके जाएंगे, वो भी बगैर इजाजत के। इसमें बेटियां और मेडल विजेता, ये सारी चीजें अलग हो जाएगी। आपकी बातों से एक सहानुभूति तो कम से कम जाहिर होनी चाहिए ना। लगातार बारिश हो रही होगी, वहां पर लड़कियां बैठी रहेंगी, आप कह रहे हैं कि नहीं, वहां के लिए नियम कायदे कानून चाहिए आपको। चित्रा जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। चित्रा जी, सोमनाथ भारती जो हैं वो मंत्री रह चुके हैं, जिम्मेवार विधायक हैं यहाँ के। क्या उनको पता नहीं था कि वहां पर जाने के पहले बिस्तर और फोल्डिंग कॉट ले जाने? ठीक है, तो यानी कि सोमनाथ भारती से आप लोगों को दिक्कत थी, समझ में आ गया। एल एन राव साहब, सीधे में आपके पास आते हुए, देखिए, रात में अगर पुलिस इस तरह से पहुंचेगी, एक कम से कम संवेदनशीलता होती है। जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, उससे तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि इस तरह की कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, कुछ जगहों पर खबर ये भी है कि पंखे से चोट लग गई थी, वहां पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को रात में इस तरह की कार्रवाई की क्या जरूरत थी? वो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां हैं, कितने संघर्षों के बाद उन्होंने ये मकाम पाया होगा। उनके साथ पुलिस का ये व्यवहार क्यों है? एलन राव जी, देखिए चित्रा जी, जंतर मंतर पर इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना किसी भी आदमी का संवैधानिक अधिकार है। वो अधिकार इनको भी मिला हुआ और वो कर भी रहे हैं काफी दिनों से। बात यहां तक है कि दिल्ली पुलिस की भी कुछ जिम्मेवारी है। वो ये है कि वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, और उनको जैसे रात में सोमनाथ भारती जी आए या कोई और भी आया, उनको जाने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई, परमिशन नहीं दी, वहां पे स्कफल हुआ। नो डाउट कि पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था उस जगह पर, क्योंकि बारिश हो गई थी, बिस्तर गीले हो गए थे, तो वहां पर ऐसा कुछ न कुछ कर देना चाहिए था कि उनके खिलाड़ियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ये क्या सर्कमस्टांसेस, क्या किन हालात में ऐसा सब कुछ हुआ, ये एक इंक्वायरी का विषय है। अभी डीसीपी साहब जो वहां के न्यू दिल्ली के थे, वो बात कर रहे थे कि वो कुछ न कुछ इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जहां तक चोट लगी है, जैसे आप भी बता रहे हो, कई पंखे
पंखे से लगी या कैसे लगी है चोट, वो सारी चीजें होंगी, मेडिकल हुआ है, सारी कार्रवाई हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब ऐसी बात हो जाती है तो एक सेपरेट इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ये अलग बात थी उनके धरने की बात, लेकिन इंक्वायरी में जो भी निकल कर आएगा उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन सही है, इसमें नो डाउट एलिगेशन अगर है तो वो सीरियस हैं, लेकिन उसकी जांच के बाद ये पता लगेगा कि वास्तव में ये एलिगेशन सही है तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एक भी बार पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया है? इतना लंबा वक्त हो गया एफआईआर दर्ज हुए। यस कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? मैं उस पर भी आ जाता हूं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का अपना एक सिस्टम है। पहले एविडेंस के तौर पे इकट्ठा किया जाएगा, उसको अपराधी को बुलाने से पहले उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है वो सारा इकट्ठा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी तक वो सारी प्रक्रिया चल रही है। 164 के बयान भी इसमें लिखाए गए होंगे क्योंकि इसमें एलिगेशन अभी तक सिर्फ 161 के बयान ही लिखे गए हैं, 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो हुआ कि नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है, जो मेरी जानकारी अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद अपराधी को जितने सारी जो एविडेंसेस इकट्ठी होने के बाद में उस अपराधी को बुलाया जाएगा, जो भी अपराधी है। उसके बाद वो सारी एविडेंसेस कन्फ्रंट की जाएंगी, फिर ये असेस किया जाएगा कि या ये चीजें अगर हैं और उसमें जरूरत हुई, अगर ये समझा गया कि इन एविडेंस के आधार पर किसी को अरेस्ट करना जरूरी है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव है, वो अरेस्ट भी कर सकता है। और ऐसे केस में वो दूसरे भी कोई तरीका से अपना के इसकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा। ठीक है, मैं अलका लांबा, बहुत सारे मेहमान है अमिताभ जी, उन लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आप, ठीक है, अपनी बात कह लीजिए अलका जी, उसके बाद में आपके पास बोलिए। अभियुक्त नहीं, अभियुक्त बुलाइए ना, अपराधी मत बुलाइए। टेक्निकल है ये, अभियुक्त बुलाइए, अपराधी मत बुलाइए। आरोपी बुला देती हूँ सर, आरोपी बोल, लेकिन आरोपी के लिए भी कम से कम एक नियम बंधे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल।